मॉर्निंग दोस्तों, लाइफ पर पॉइंट्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संदीप। जैसा कि दोस्तों इसके पहले हमने आपको हिस्टोरिकल, नेचुरल लॉ और स्कूल, उसके बाद सोशियोलॉजिकल स्कूल के संदर्भ में मैंने आपको वीडियो डाला था। पहला वीडियो था, उसमें मैंने आपको दूसरे पार्ट में बताना था कि पहले पार्ट में जो मैंने आपको ड्यूगिट के बारे में, ईयरिंग के बारे में बताया था और उसकी विशेषताओं के बारे में बताया था, किंतु वो वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में करने का प्रयास किया। और दूसरा वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ, इसका दूसरा पार्ट सोशियोलॉजिकल स्कूल का, जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण थियरी है रास्को पाउंड की, सोशल इंजीनियरिंग। तो हम आते हैं सोशल जो स्कूल है और उसमें रास्को पाउंड है, तो उनका क्या योगदान है इस विचारधारा के अंतर्गत, और इन्होंने जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है उसको क्या गति देने का प्रदान किया है, क्या दिशा देना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने सभी मतग्रहों से मतलब मुक्त होकर के इन्होंने हितों से संबंधित सिद्धांत को प्रमुख अपने विचार का केंद्र बिंदु बनाया है, और उनका दर्शन हितों पे आधारित दर्शन है। इसलिए इनको कहा जाता है सोशल इंटरेस्ट थियरी, मतलब सोशल इंजीनियरिंग थियरी। सोशल इंजीनियरिंग थियरी में इन्होंने बताने का क्या प्रयास किया है, मैं बता देता हूँ कि स्पष्ट रूप से आपको जहाँ भी सोशल इंजीनियरिंग का मतलब आए, पूछा जाए, उसका मतलब होता है कि हितों के बीच में जो संतुलन बनाए रखना, उनके बीच में जो मतभेद हैं उसको समाप्त करना, उसको मतलब कम से कम करना, हितों में जो संघर्ष होने वाले हैं उस संघर्ष को कम करना ही सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत है। इसे ही सोशल इंजीनियरिंग सिद्धांत कहते हैं। अब आते हैं डीन रास्को पाउंड, जो है एक अमेरिकी विधि शास्त्री हैं, और इन्होंने अपना जो पूरा फोकस किया है, अपने विचार का बिंदु बनाया है, वो उसमें उन्होंने हित को बनाया है और मानवीय इच्छाओं को बनाया है, आवश्यकताओं को बनाया है, मांगों का संरक्षण को बनाया है। और उसके लिए वो कहते हैं कि मानव की इच्छा, आवश्यकता और उसका संरक्षण, ये तीनों आवश्यक हैं। इसके लिए मानवीय हितों का अध्ययन करना जरूरी होता है, उसका मूल्यांकन करना जरूरी होता है, उसका वर्गीकरण आवश्यक होता है। तो इन्होंने इसीलिए जो मानव के हित हैं उसको इन्होंने वर्णित किया है कि सामाजिक हित, व्यक्तिगत हित, लोक हित। इन्होंने हितों को तीन कैटेगराइज किया है। तीनों हितों के बारे में इन्होंने अपना दर्शन बताने का प्रयास किया है। तो उन्होंने कहा है कि विधि को सामाजिक अभियंत्रण का एक साधन मानना है, और इन्होंने जो विधि है उसको सोशल इंजीनियरिंग थियरी मान करके और इंस्ट्रूमेंट माना है। क्या माना है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल चेंज। और जब तक, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, जो सोशियोलॉजिकल स्कूल के जो विचारक हैं वे विधि को एक साधन के रूप में मानते हैं, क्योंकि विधि को समाज किस प्रकार से परिवर्तित करता है और समाज को विधि कैसे परिवर्तित करता है, तो ये एक प्रकार का एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक अभियंत्रिकी है। तो इसीलिए इन्होंने इसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया। ठीक। इसके बाद आते हैं जो रास्को पाउंड है, उनका कहना है कि विधि द्वारा विभिन्न प्रतिस्पर्धी मानवीय जो हित हैं के मध्य में समन्वय स्थापित करना ही सोशल इंजीनियरिंग थियरी है, मतलब सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत कहा जाता है। अब उन्होंने इसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे इस चीज़ को, हम जो हित हैं उसके कौन कौन से हित हैं जिसमें हमें समन्वय बनाने की आवश्यकता है, और उसका क्लासिफिकेशन जब तक हम नहीं करेंगे किस किस प्रकार के हित हैं तो हम नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट कहा जिसको लोक हित कहते हैं, दूसरा उन्होंने सोशल इंटरेस्ट कहा, सामाजिक हित कहते हैं, तीसरा उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत हित जिसको इंडिविजुअल इंटरेस्ट कहते हैं। तो इन तीनों पे इनका दर्शन आधारित है। अब आते हैं हम इनके आगे नेक्स्ट। अब इनके विचार का मुख्य पक्ष क्या है? देखिए, हितों पर आधारित दर्शन पहला, दूसरा है कि विधि का प्रधान उद्देश्य, तीसरा है विधि के क्रियात्मक पक्ष पर बल देना, मतलब जो विधि है वो क्रियात्मक पक्ष उसका क्या होगा, किस प्रकार से वो समाज को परिवर्तित करेगी, तो उस पर इनका ज़्यादा फोकस है। विधि शास्त्रियों के कर्तव्य क्या है, क्योंकि जो समाजशास्त्री विचारधारा है उसके अंतर्गत और हिस्टोरिकल स्कूल के अंतर्गत, जब मैंने आपको हेनरी मैन के बारे में बताया होगा तो वहाँ पे मैंने बोला था कि अधिवक्ता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है विधियों के निर्माण में,
विधियों के परिवर्तन में और समाज में उसको लागू करने का। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि विधि शास्त्रियों के भी कर्तव्य होते हैं, एक तरह से जो विधि अधिवक्ता होता है वो भी विधि विशेषज्ञ होता है, कहना चाहते हैं ये। इसके बाद समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाना। जब तक आप समन्वयवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे, एक सोशल थियरी नहीं अपनाएंगे, एक आपके संदर्भ में कोलैबोरेटिव नहीं होगा, कोऑपरेटिव समन्वयवादी कोऑपरेटिव थियरी नहीं अपनाएंगे, कोऑपरेटिव नहीं रहेंगे, तो जो समाज है उसका विखंडन हो जाएगा। क्योंकि समाज कहा गया है, जब मैं काइबर पेज की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जो समाज होता है वो सामाजिक अंतर संबंध है, जो व्यक्तिगत अंतर संबंध है उनको मिलाकर के, जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं उनके संबंधों को मिलाकर के ही समाज शास्त्र का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है। तो जब हम समाज में समन्वय स्थापित नहीं करेंगे, उनमें कोऑपरेशन नहीं होगा, तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। और राज्य की भूमिका इसमें ज़्यादा हो जाती है कि उसको, राज्य को समाज, जो सोशल वेलफेयर स्टेट होता है, जो वेलफेयर स्टेट होता है उसकी कल्पना को साकार करना, और उस तरह अगर नहीं होगा तो वो राष्ट्र मजबूत नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने कहा कि समाजशास्त्री पद्धति को अपनाना। फिर कहते हैं न्यायिक अवधारणाओं पर विचार करना। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इन्होंने कहने का तात्पर्य है कि न्यायिक अभिधारणाओं का विचार, मतलब न्यायालय जो होते हैं वे समाज में जो घट रही गतिविधियां हैं उसका विधि पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और विधि का समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसी के अनुसार वे भी एक समाज के अंग होने के नाते वे इन चीज़ों को भली भांति समझते हैं और वैसे ही स्थितियों में वैसे ही जजमेंट देते हैं। क्योंकि जस्टिस कार्डोजो ने कहा है कि जो सोशल प्रोसेस, जो जुडिशल प्रोसेस के अंतर्गत जब कोई न्यायाधीश है कोई निर्णय करता है तो उसका, उस निर्णय पे उसके समाज का, उसके व्यक्तिगत जाति का, उसके धर्म का, उसकी व्यक्तिगत विचारधारा का, उसके खान पान का, उसके रहन सहन का, उसकी परवरिश पे सभी का प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अगर जज का कहीं भी पेट खराब है तो उसका भी उस जजमेंट पे प्रभाव पड़ता है। उसके अगर पारिवारिक विभेद है, मतभेद है किसी प्रकार का पारिवारिक, तो उसका भी उसके जजमेंट पे प्रभाव पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो न्यायिक अवधारणाएं होती हैं, अभिधारणाएं, विचार होते हैं, वे भी समाज को परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रोपाउंड ने हितों पर आधारित दर्शन को इन्होंने 3 पार्ट में बांटने का प्रयास किया। तो मताग्रहों से उन्होंने हितों पे क्या कहा, उससे मुक्त करके उन्होंने हित पर आधारित दर्शन प्रस्तुत किया। और हितों से तात्पर्य उनका मानवीय इच्छा की आवश्यकता, मांग तथा जिसका संरक्षण होना आवश्यक है। 3 प्रकार के होते हैं। उन्होंने कहा व्यक्तिगत, वे मानव हित एवं घरेलू मामलों से संबंधित होते हैं। व्यक्तिगत हित का मतलब इन्होंने कहा है कि वे मानव एवं घरेलू मामलों से संबंधित होते हैं। लोकहित के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो होते हैं सामाजिक हितों के संरक्षक के रूप में ये राज्य के हित होते हैं। लोकहित का मतलब राज्य के हित होते हैं। ये सामाजिक हितों के संरक्षण के लिए राज्य पे डिपेंड करता है कि वो उनका किस प्रकार से संरक्षण करे। फिर वो बताते हैं कि जब सामाजिक हित होता है वे शांति व्यवस्था, सामान्य सुरक्षा तथा सामान्य प्रगति से संबंधित हित होते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने हितों को परिभाषित करने का प्रयास किया। इसके बाद उनका जो दूसरा मैंने पॉइंट बताया था कि विधि का प्रधान उद्देश्य क्या होता है। विधि का प्रधान कार्य होता है सभ्यता में विकास क्रम को बनाए रखना। मतलब विधि का उद्देश्य ही होता है जो हमारा समाज है उसके विकास को प्रगति देना। जैसे अगर आप प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन समय में हमारे यहाँ सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, विधवा, उसके बाद जो आपका क्या उसको बोलते हैं बहुविवाह, उसके बाद आपका दूसरा था बालक विवाह था। तो इस तरह के विवाह थे जिसको कि मतलब समाप्त करने के लिए उस समाज की प्रगति के अनुसार इसका विकास क्रम हुआ। जैसे अभी 3 तलाक पे कानून लाया गया, अभी एनआरसी पे लाए जाने के फार्मर एक्ट जो बन रहा है बहुत पुराना हो गया, उस पर लेबर लॉ बनाया गया। तो
ऐसे जो कानून बनाए जा रहे हैं, मतलब उनका समाज में जब अस्तित्व समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन होना जरूरी है। तो विधि का यही उद्देश्य होता है, प्रधान उद्देश्य होता है कि वो समाज के अनुसार विधि को परिवर्तित करते रहे, ठीक, और जिससे कि मानव विकास है, समाज का विकास है, वो अपनी प्रगतिशील की तरफ, प्रगतिशीलता की तरफ बढ़ते रहे। इसके बाद विधि के क्रियात्मक पक्ष पर बल देना। विधि के क्रियात्मक पक्ष पे बल देने का मतलब कहना है कि पाउंड विधि के क्रियात्मक पक्ष पे बल देते हैं। यही कारण है कि पैटर्न महोदय ने इसे क्रियात्मक विचारधारा का ही नाम दे दिया। तो क्रियात्मक का मतलब होता है कि आपको इसको इम्पेरिकल स्टडी करना, मतलब समाज में जा करके विधि का समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और समाज का विधि पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना। इसके बाद आते हैं विधि का शास्त्रियों के क्या कर्तव्य। तो उन्होंने कहा कि विधि शास्त्रियों को दो चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। पहला कर्तव्य होता है जो प्रतिस्पर्धी हितों का अध्ययन और उसका मूल्यांकन करना। जैसे जब कोई अधिवक्ता होता है, किसी केस को लड़ने किसी केस जाता है, तो उसको ये भी बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वो कोई सोशल मैटर को उठाता है, तो वहाँ पे अगर किसी पब्लिक, जैसे फंडामेंटल राइट से संबंधित किसी हित पे वो रिट फाइल करता है, उसके किसी एक व्यक्ति के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कार्य कर रहा है, तो उसको सोशल इंटरेस्ट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य है, अगर एक केस मैं आपको बनाऊं कि उसमें था हॉस्पिटल एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड, तो उसमें यही था कि एक व्यक्ति को एड्स हुआ था और उसकी शादी एक महिला से, मतलब लड़की से लग गई। तो हॉस्पिटल वालों ने उसको बता दिया किसी तरह से, तो उसको पता चल गया और उसकी शादी टूट गई। तो इसमें कहा गया कि यहाँ पे किसी के व्यक्तिगत चीज़ों को नहीं बताना चाहिए। एक तो पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट पे व्यक्तिगत हित को प्रभावित करने का प्रयास किया। किंतु यहीं पे जब क्या हुआ, तमिलनाडु स्टेट ने एक कानून बना दिया, कर्नाटक को तमिलनाडु में, कि एक एक्ट बनाया कि वहाँ पे किसी भी व्यक्ति की शादी करने से पहले उसको HIV टेस्ट रिपोर्ट करवाना जरूरी है, बताना जरूरी है। तो अब वहाँ क्या हुआ कि वहाँ पे जब दोनों पार्टी को करना पड़ा, तो वहाँ पे कहा गया कि अब जो पुरुष था उसको एड्स हुआ था और जो महिला थी वो हॉस्पिटल ने बता दिया, रिपोर्ट दोनों की आई और बता दिया। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो स्टेट के द्वारा ये कानून बनाया गया है, ये क्या है, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कोर्ट में के सामने जब गया, तो जो वादी था इसका यही कहना था कि इन्होंने हमारे राइट टू प्राइवेसी को भंग किया है, हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेशन किया है, और जो हमारे राइट टू मैरिज है उसका वायलेशन हुआ है। तो कोर्ट ने इस पे, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि देखिए, हमको ये भी देखना है कि अगर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत हित को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उससे समाज के बहुत सारे व्यक्तियों का, एट लार्ज ऑफ द पब्लिक लोगों का वहाँ पे इंटरेस्ट प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ पे जो आपका इंडिविजुअल हित है, यहाँ पे आपका ये भी दायित्व है कि आप सोशल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करें, आप व्यक्तिगत हितों पे ही ध्यान न दें। तो कहने का तात्पर्य उसको शादी से मना कर दिया गया, उसकी शादी नहीं हुई। तो वहाँ पे हॉस्पिटल जेड को ये दायी नहीं ठहराया गया और स्टेट के कानून को संवैधानिक बनाया गया, क्योंकि वो समाज की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। तो कहने का तात्पर्य है कि जो विधि का कर्तव्य है विधि शास्त्रियों का, इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। फिर विधि द्वारा संरक्षित हितों का वर्गीकरण और उनकी व्याख्या करना जरूरी है। जैसे अभी हाल फिलहाल में ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि विधि शास्त्री जो संरक्षित हित का वर्गीकरण अगर नहीं करेंगे, उनकी व्याख्या नहीं करेंगे, तो जैसे अभी हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं और हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो आज के समय में सबसे ज़्यादा जो कुछ ऐसे तुच्छ जो अपराध किए हुए हैं लोग, उनको जेलों में रखा गया है 2-2 साल से, कोई 20 साल से, कोई 40 साल से, ऐसे मतलब तुच्छ अपराध के लिए उनको रखा गया है। तो जब तक हम ऐसे लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे कि किसको कितने वर्ष के अपराध के लिए पनिश किया गया था और वो कितने दिनों से जेल में है, ठीक, तो अपराधों का क्लासिफिकेशन के वाइज हम कैदियों को मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद
उनके ईयर को देखेंगे, उनके क्राइम को देखेंगे क्या है, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करके जल्दी से जल्दी मामलों का निस्तारण कर सकते हैं। किंतु अगर हम जैसे अभी राष्ट्रपति जो आपके इसमें उपराष्ट्रपति धनखड़ जी हैं, उन्होंने भी कहा ऐसी महोदय, उन्होंने कहा कि हम किसी एक विधि को ज़्यादा मतलब एक हित को ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब ज़्यादा हम महत्व दें, दूसरे को कम दें, ये जुडिशरी का काम नहीं है। वो सभी को समान हित पे ध्यान देती है। इन्होंने रिजिजू ने कहा कि न्यायालय को ये देखना चाहिए कि कौन से मामले में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको ज़्यादा जल्दी से निस्तारित करना है, त्वरित गति से निस्तारण करना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए सभी मामले हैं, तो वे सभी मामले महत्वपूर्ण होते हैं, कोई एक छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, इसके बाद समान समन्वयवादी दृष्टिकोण, तो न्यायाधीश और जो अधिवक्ता हैं उनको विधि के जो प्रतिस्पर्धी सिद्ध हैं, जो मानवीय हित होते हैं, उनमें समन्वय स्थापित करने का पक्षधर हैं पाउंड महोदय, और उनको समन्वय प्रस्थापित करना चाहते। इसके बाद न्यूनतम क्षति कारित करते हुए समाजशास्त्री पद्धति से उनमें समन्वय स्थापित करना चाहने उनका प्रयास करना चाहते हैं। इसी कारण एलन महोदय ने इसे जो व्यवहारिक समन्वयवाद की पद्धति का भी कहा है। जैसे समाजशास्त्री पद्धति का कहना है कि विधि जो है समाजशास्त्री दृष्टिकोण को बहुमूल्य उद्देश्य के चयन तथा प्राप्ति का एक साधन होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने न्यायिक अभिधारणा का विचार दिया। उन्होंने कहा कि जो मानव सभ्यता को बनाए रखने में सहायक सिद्धांतों को न्यायिक अवधारणा कहते हैं, और ये स्थायी न होकर परिवर्तनशील होती है, और न्यायिक अभिधारणाएं मानव द्वारा विधि से की गई अपेक्षाओं का उल्लेख करती है। इसके बाद पाउंड की कुछ आलोचना होती है, बेंथम महोदय ने किया है, तो देख सकते हैं 2 भागों में विभाजित किया गया। कुछ विधिशास्त्रियों का कहना है कि पाउंड ने समाज को कारखाने के रूप में माना है, मतलब सोशल इंजीनियरिंग एक जैसे कारखाना होता है, उसमें जो कल पुर्जे बनाए जाते हैं, उस तरह से समाज को ट्रीट करने का प्रयास किया है, ऐसे विधिशास्त्रियों का कहना है कुछ। क्योंकि समाज सदैव परिवर्तनशील है, मशीनें परिवर्तनशील नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे एक चीज़ों को बना दिया गया उसी तरह से उसको गवर्न नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विधि अगर बनाई गई है तो उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है। इसके बाद पाउंड के सिद्धांत पूर्णतः कल्पनाओं पर आधारित है, न कि वास्तविक सभ्यता पे। अब इनका कहना है कि जो रास्को पाउंड का जो सोशल इंजीनियरिंग थियरी है वो कल्पनाओं पर आधारित है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। फिर पाउंड के हितों का सिद्धांत बहुविध समाज के लिए विशेष महत्व नहीं रखता है, क्योंकि भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम इनके सिद्धांत को देखें तो भारत में समाजशास्त्री विचारधारा का विधि में स्पष्ट रूप मिलता है, और भारत में सामाजिक उत्थान के लिए अनेक कानूनों को निर्धारित किया गया तथा जैसे छुआछूत कानून, भेदभाव, दलित उत्थान, सती प्रथा, बहुत विवाह, विधवा विवाह, बालक में विवाह, ठीक। तो इस तरह के कानूनों को बना करके इसको हमने समाप्त करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से भारत के जो संविधान है संशोधन इसी बात की पुष्टि करता है। जो भारत में संविधान में संशोधन किए जाते हैं, समय समय पर विधियों का निर्माण किया जा रहा है, विधियों में संशोधन किया जा रहा है, ये एक प्रगतिशील समाज का, एक समन्वयवादी समाज का स्थापना करता है। इसी तरह से जो सोशियोलॉजिकल स्कूल का कहना है यही कि विधि का जो उद्देश्य है वो एक साधन के रूप में कार्य करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्य करती है। और दूसरा इसका कहना है कि जो समाज है उसका विधि पे कैसे प्रभाव पड़ता है, और समाज का विधि पे कैसे प्रभाव पड़ता है, इनका हमको जब तक क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे, उसकी आवश्यकताओं पे, उसके मांगों पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि जो समाजशास्त्री विचारधारा के विचारक हैं उनका कथन गलत है। तो मतलब निष्कर्ष रूप से यही आप कह सकते हैं कि इसमें अधिवक्ताओं का, न्यायालयों का, विधिशास्त्रियों का तथा राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वे विधि का समाज पे पड़ने वाले प्रभाव के दृष्टिकोण से उसको विभाजित करें, हितों को प्रोटेक्ट करें, उसको संरक्षण दें, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करें और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। किंतु इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पे व्यक्तिगत हित, सोशल हित, लोकहित में प्रतिस्पर्धा हो, वहाँ पे
रास्को पाउंड के थियोरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए उनके हितों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरे वीडियो को देखा और सुना, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तथा अपने दोस्तों में इसको शेयर करेंगे। दोस्तों, एक बार मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, जिससे कि वो लोग सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि जो NCR बेल्ट है उसमें हिंदी मीडियम के ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनको कि नोट्स नहीं मिल पाते हैं, वे हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8896627960। कॉल भी कर सकते हैं आप, और आपको अगर PDF चाहिए तो आप उसके लिए भी आपको मिल सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हाँ दोस्तों, एक मिनट, आपको नेक्स्ट जो हमारा स्कूल होगा वो अमेरिकन स्कूल होगा, और इसकी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी एग्ज़ाम से पहले इसी मंथ में। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।